बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स दोनों टॉपिक जो है ऐसे टॉपिक है जो कि सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जितनी भी उन सब में कॉमन है। मतलब अगर आज का कॉन्सेप्ट आप C++ के हवाले से समझ गए वेरिएबल और कांस्टेंट्स का, तो वो सारे प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली न सही तो काफ़ी हद तक ऐसा ही है। उसका यूज़ अगर आप स्पेशली इसका यूज़ अगर आप देख लेना तो सारे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस मकसद के लिए हम इस प्रोग्राम में या C++ में हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, थ्योरी थोड़े से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एक एक करके प्रैक्टिकली उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर इनपुट एंड रिजल्ट वैल्यूज़, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तीन चीज़ें हैं वेरिएबल के साथ अटैच। एक्चुअली इससे ज़्यादा है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल हम ये तीन पढ़ेंगे, आगे जाके एड्रेस भी इसमें पढ़ेंगे। वो तीन चीज़ ये है कि वेरिएबल का एक नाम होगा, डेटा टाइप होगा और वैल्यू होगी। बाय डिफिनीशन अगर आप देखें तो वेरिएबल इज़ डिफाइंड एज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इस पे बारे में बात करेंगे। और वेरिएबल लफ्ज़ जो वेरिएबल है इसको अगर आप देखें तो वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसी से लफ्ज़ वेरिएबल भी निकला है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती है। तो उसके बाद वेरिएबल का जो अपोजिट वर्ड है वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो वो चीज़ जो वैल्यू वेरिएबल इज अ वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो व्हाट इज अ कांस्टेंट समथिंग वैल्यू डजंट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कांस्टेंट वो वैल्यू है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। तो साथ में कांस्टेंट के अगर टाइप्स पर देख लें तो दो टाइप्स बड़े वाजे हैं, एक न्यूमेरिक और एक नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में फिर दो टाइप्स है, एक इंटीजर और एक फ्लोट। इंटीजर टाइप में आपके पास जो नंबर्स है वो आ जाते हैं, कंप्लीट नंबर जो है 3, 23, -3, 100। ठीक है, ये इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं या इंटीजर कांस्टेंट्स कहलाते हैं। हम इसको डायरेक्टली लफ्ज़ इंटीजर ही कहेंगे कि ये इंटीजर है, लफ्ज़ कांस्टेंट साथ में नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कांस्टेंट्स ही। फिर फ्लोट आ जाते हैं। फ्लोट में नॉर्मली पॉइंट्स वाली वैल्यू हो जाती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे 3.3 हो गया, -9.790 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ फ्लोट वैल्यूज़ कहलाती है। उसके बाद ये दोनों कैटेगरीज आती है न्यूमेरिक में। एक कैटेगरी है नॉन न्यूमेरिक की। तो नॉन न्यूमेरिक में हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज़ है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है ना, उसके लिए दो बातें हैं कि वो सिंगल कैरेक्टर होगा और इनसाइड सिंगल कोट होगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर इनसाइड सिंगल कोट। फॉर एग्जांपल आपने ए लिखा, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर। अब ये ए जो है, ये वाला ए, ये एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपने कैपिटल लिख दिया, अपर केस में लिख दिया, तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। आपने कोई सिंबल, ठीक है, लिख दिया, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। कोई भी सिंबल हो, आपने इवन स्पेस भी अगर, अब ये एक सिंगल स्पेस है, लेकिन ये सिंगल स्पेस जो है ना सिंगल कोट्स के अंदर बंद है, तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। इवन 7 अगर आप देख रहे हैं तो 7 भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट इस जगह पर है। तो 7 को अगर आप या कोई भी डिजिट हो उसका अगर आप सिंगल कोट्स में बंद करते हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। तो ये है कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट उसके मुकाबले में क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ होगा वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये लग आप एड्रेस लिख दें, ठीक है, लेकिन डबल कोट्स के अंदर ए प्लस लिख दें, सिंगल कैरेक्टर है लेकिन डबल कोट्स के अंदर है, ये क्या हो गया? ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ऑलरेडी आप हेलो वर्ड जो प्रोग्राम कर चुके हैं, तो वो हेलो वर्ड का जो एक्सप्रेशन था वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, अगर आपको याद है हम कहते थे उसे, तो वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। तो वो भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है स्ट्रिंग और वेरिएबल की थ्योरी। प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम आसानी के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि दो नंबरों को ऐड करने का है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और लेट्स से ठीक है, ये कुछ कमेंट्स हो गए। और उसके बाद हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें,
आज के बाद हम जितनी भी वीडियो करेंगे तो उसमें कम से कम ये कोड ऑलरेडी हमारे पास लिखा होगा। इसके बाद जो है हम इसमें मज़ीद जो है ना फिर एडिशन करेंगे। इतना सा कोड आप जितना भी प्रोग्राम लिखना चाहें कम से कम ये कोड आपके प्रोग्राम में ज़रूर होगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन करली ब्रैकेट या ब्रेसेस जिसे कहते हैं, और आखिरी लास्ट लाइन जो है वो रिटर्न 0 होगी। और साथ साथ में हम ये जो कमेंट्स जो है ना जो स्टार्ट कमेंट्स है ये 3 लाइन ये डिफरेंट होंगे, ये हर प्रोग्राम के लिए अलग हम ऐड करेंगे हर प्रोग्राम के लिए, तो ये अलग होंगे। बाकी सारा प्रोग्राम आपको एटलीस्ट जो है ना हर दफ़ा जब भी आप C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 और लाइन 12 और लाइन 13 ये लाइंस आप ज़रूर लिखेंगे। तो हर दफ़ा लिखने के बजाय बस यहाँ तक एक्चुअली हम काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद हम जब भी कोड लिखेंगे तो इसके बाद लिखेंगे। अभी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो लेट्स से इंटीजर, अच्छा हम ये बाद में देखेंगे कि 2 नंबर्स बड़े आसानी से ऐड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं और वेरिएबल को सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर पॉसिबिलिटी जो है आपको दिखाऊँ कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो इंट a एंड b कामा c सेमीकोलन, फिर a इज़ इक्वल टू 20 सेमीकोलन, b इज़ इक्वल टू 30 सेमीकोलन, फिर c इज़ इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन, ठीक हो गया। और सी आउट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर इज इक्वल टू, और यहाँ पर सी। ये पूरा प्रोग्राम हो गया। इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये बिल्डिंग हो रही है, आप नीचे देख लें, का मतलब है कंपाइल हो रहा है, ये टास्क बिल्डिंग एक्चुअली हो रही है। तो ये इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैं इसके साथ साइड में एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पर अगर ऊपर आप देखें तो प्रोग्राम का नाम है variable.cpp। अगर आप इसका लेफ़्ट साइड पे देख लेना तो ये यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं, तो जिस प्रोग्राम का एग्जी बन जाता है ना, एक्चुअली ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमने बनाया है, तो variable.exe जब आप कंपाइल करते हैं, टास्क बना देते हैं, तो ये प्रोग्राम एक दफ़ा जब एरर ना हो तो ये बन जाता है, और फिर इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आप लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है, तो ये वेरिएबल आ गया, ठीक है, ये variable.exe जब हम एंटर करेंगे तो देखिए इसका आंसर, इसका आउटपुट देखो यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं वेरिएबल के हवाले से। अच्छा, इस प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, वेरिएबल a, b और c, ठीक है। जो ऊपर हमने लाइन पहले लिखी है वेरिएबल की कि वेरिएबल इज़ यूज्ड टू स्टोर इनपुट एंड रिजल्ट वैल्यूज़, तो ये वो बातें हैं कि हम 2 वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, 20 और 30 को। तो हमने 20 को एक वेरिएबल में सेव किया, 30 को दूसरे वेरिएबल में, फिर दोनों को ऐड किया और एक तीसरे वेरिएबल में इसको सेव किया, और फिर वापस उसका रिजल्ट स्क्रीन पे शो किया। हम इन सब के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये करने का मकसद वेरिएबल का कांसेप्ट आपको समझाना है। तो वेरिएबल इसलिए जो है ना, हर दफ़ा आपको इसी तरह कैलकुलेशन जब आपने करनी हो तो आप वेरिएबल को यूज़ करेंगे, और जो वैल्यूज़ हो वो आप उसमें स्टोर करेंगे और बाद में इसको प्रोसेस करेंगे और फिर रिज़ल्ट स्क्रीन पे शो करेंगे। अच्छा, अब ये पहली चीज़ हो गई कि हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें यूजिंग वेरिएबल। प्रोग्रामिंग के हवाले से एक मसला जो है वो ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा है जैसे बंदा कुकिंग कर रहा हो। तो अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग के दौरान नॉर्मली आप इंग्रेडिएंट्स जो है, जो अज्जा है, वो बर्तनों में रखते हैं, फिर उनको एक ख़ास तरतीब के साथ मिलाते हैं और आखिर में आपके पास एक डिश तैयार हो जाती है। प्रोग्रामिंग भी ऐसी ही है, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, वहाँ पर एक एक इंग्रेडिएंट जो अज्जा है वो आप सीखते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आप पहले आपने सी आउट सीखा,
ठीक है। अभी आप वेरिएबल सीख रहे हैं, कांस्टेंट सीख रहे हैं, आगे जाके ऑपरेटर सीखेंगे, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, फास्ट में, इस तरह एक एक चीज़ आप सीखते जाते हैं और फिर सबको जब तरतीब के साथ मिलाते हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम बनता है। कोई एक तरह से इसको तरतीब से लिखता है तो एक गेम बन जाता है, कोई दूसरी तरीके से तरतीब से लिखता है तो दूसरी गेम बन जाती है, और तीसरा कोई और मकसद के लिए एक ख़ास तरतीब रखता है तो कोई और सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग एक तरह से कुकिंग की बिल्कुल मुशाबे है। इसके अलावा अगर आप देख लें, जिस तरह जब आप कुकिंग करते हैं तो मुख्तलिफ़ बर्तनों में मुख्तलिफ़ अज्जा रख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप समझ लें कि ये वेरिएबल हो गए वो बर्तन। आपने एक 3 बर्तन, ये एक ए, एक बी, एक सी। ए में 20 वैल्यू रखी, दूसरे में 30 वैल्यू रखी, ठीक है, और फिर दोनों को इकट्ठा किया, एक और बर्तन में रखा, उसका नाम सी है। तो आप वेरिएबल को इस तरह से भी समझ सकते हैं, और यही इसकी पहली लाइन है कि इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इनपुट एंड रिजल्ट वैल्यूज़। तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर आप गौर करें तो वेरिएबल के नाम के साथ 3 चीज़ें, वेरिएबल के साथ 3 चीज़ें अटैच है इस प्रोग्राम में। एक वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है, अब इस वेरिएबल का नाम ए है, इसका बी है और इसका सी है, ठीक है। दूसरा, इस वेरिएबल से पहले हमने लिखा है एंट, ये वेरिएबल का डेटा टाइप है, ठीक है। ये सिंपली इसका मकसद यह है कि इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर डेटा सेव होगा, जो हमने कांस्टेंट में पढ़ा था, कुछ इंटीजर्स होते हैं, कुछ फ्लोट्स होते हैं। जब हमने लिख दिया एंट, एंट कीवर्ड है, इसका मतलब है कि ए का डेटा टाइप हो गया एंट। दूसरी लाइन में एंट बी कामा सी है, तो बी और सी वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप हो गया एंट। तीसरी चीज़ जो वेरिएबल के साथ अटैच है वो है वेरिएबल की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 50 हो गई, फिर दोनों जब ऐड होंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हर एक वेरिएबल के साथ अटैच होती है। एक वेरिएबल का एड्रेस भी होता है, वो बाद में जाके हम पॉइंटर्स में जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ये 2 लाइन क्यों ली है, इंटीजर ए अकेले लिखा है, फिर इंटीजर बी कामा सी लिखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप एक लाइन में भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन में भी आपकी डिक्लेरेशन हो सकती है। ये बात भी नोट कर लें कि ये लाइन कहलाती है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और ये लाइन कहलाती है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये जो पहली लाइन है ना, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। फिर जब वेरिएबल को फर्स्ट टाइम हम वैल्यू देते हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, बाद में आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर लिया, फिर इसको आप बार बार जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें से ये हटा दें, ठीक है। अच्छा, आप देख लें कि ये ए के नीचे स्क्विगली लाइन आ गई, बी के नीचे और सी की लाइन, ये बिल्कुल इस बात की इंडिकेशन है कि ए बी चूँकि डिक्लेयर नहीं हुआ और नीचे हमने ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 30 और फिर दोनों को ऐड किया है और सी में किया है, तो इसलिए कंप्यूटर हमें एरर दे रहा है कि यहाँ पर एरर है, ठीक है। इसको अगर आप कंपाइल भी करें तो आप देख लें, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट बी, आप देखें बहुत सारे एरर आ जाएंगे। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा आप ये देख लें, ए इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, चूँकि ए डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए ये ए बी सी तीनों का एरर आ रहा है। तो इसको नीचे लेके आते हैं। तो ये आप समझ गए कि वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए तो फिर उसके आप एरर चेक करेंगे तो एरर उसमें नहीं होगा। फिलहाल स्क्विगली लाइन नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक दफ़ा आपने डिक्लेयर किया तो उसके बाद एरर आपको नज़र नहीं आएगा। देखें, एरर कोई सारे ख़त्म हो गए। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि एक वक्त में वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। आपने देखा, हमने रिजल्ट में चेक किया था, ये आंसर इज इक्वल टू 50 आ रहा है। अच्छा, इसको चेंज करते हैं दोबारा से, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू लेट्स से 50, तो b की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू पहले हमने 20 लिखी, अब दोबारा क्या कर ली, दोबारा चेंज करके 50 कर दी। तो जब a प्लस बी करेंगे तो c में क्या स्टोर होगा, वेल a की वैल्यू इब्तिदा में तो 20 थी, फिर a की वैल्यू रिप्लेस हो गई विद 50, तो a की वैल्यू 50 है, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 80। इसको सेव करें, इसको बिल्ड करें। अब यहाँ पर आप देखें
रिजल्ट क्या है 80। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल भी हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया। एक वक्त में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसको स्केलर क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या रह गया कुछ? अच्छा, एक कंसेप्ट जो है वो ये भी है कि एक तो हमने लिखा इंटीजर ए बी सी, ठीक है, आपने एक लाइन में कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ड्यूरिंग डिक्लेरेशन आप वैल्यू के साथ इनिशियलाइज भी करें वेरिएबल, तो ये भी अलाउड है। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 और लेट्स से c को छोड़ दें, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमने इब्तदाई वैल्यू a की 10 ले ली, फिर b की वैल्यू b 10 ले ली, फिर a की वैल्यू 10 कर दी, फिर b की 30 कर दी, फिर a की 50 कर दी और फिर ऐड कर दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर जो स्टेप से कंप्यूटर परफॉर्म करता जाता है और आखिर में जो रिजल्ट आता है तो उसको देख के उसी के मुताबिक रिजल्ट स्क्रीन पे शो करता है। फिर अगर आप डिफिनीशन देखें वेरिएबल के, तो लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अच्छा, एक जनरल रूल मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है वो सबसे पहले रैम में आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर ये एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन नंबर 10 फिर 20, लाइन नंबर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, इस तरह एक एक करके। लाइन नंबर 10 जब एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर क्या करता है? एक्चुअली होता यह है कि कंप्यूटर यहाँ पर तीन वेरिएबल है ए बी सी, कंप्यूटर 3 मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर लेता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है पहले रैम में आता है, तो पहले तो उस पूरे प्रोग्राम के लिए एरिया मुख्तस हो जाती है कि ये रैम का जो एरिया है, ये जो मेमोरी है, ये इस प्रोग्राम के लिए होगी। हमारे प्रोग्राम का नाम है वेरिएबल, तो ये प्रोग्राम वेरिएबल के लिए होगी। फिर उस एरिया के अंदर हर वेरिएबल की अपनी एक जगह होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप कहते हैं कि हर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है, और उसको नाम दिया जाता है जो वेरिएबल का नाम होता है। फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेट होती है और उसको नाम दिया जाता है ए, फिर में मजीद मेमोरी लोकेट होती है, उसको अलग नाम दिया जाता है बी, फिर मजीद मेमोरी लोकेट होती है, उसको नाम दिया जाता है सी, ठीक है। अच्छा, ये मेमोरी कितनी होगी? आपके पास तो रैम जो है 4 GB भी हो सकता है, 8 GB भी, 16, 32 GB रैम हो सकता है। वेल, ये डिपेंड करता है कि डेटा टाइप क्या है। अब मेरे कंप्यूटर पे इंटीजर 4 बाइट, ठीक है, ये वेरी भी कर सकता है, कुछ सिस्टम पे हो सकता है 2 बाइट हो, 4 आजकल अक्सर पे है, कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है। तो जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर ए के लिए 4 बाइट की जगह कंप्यूटर ऑक्युपाई करेगा या एलोकेट करेगा। ए के लिए भी 4 बाइट, बी के लिए भी 4 बाइट और सी के लिए भी 4 बाइट। इसी वजह से कहा जाता है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। उसके बाद जब एक दफ़ा कंप्यूटर मेमोरी लोकेट कर लेता है, उसको नाम दे देता है ए बी या सी या जो भी नाम हो, तो आप नाम कोई भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर उस मेमोरी के मुतालिक ये नाम जब भी यूज़ होगा ना, कंप्यूटर यही समझेगा कि ये उस मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, पहली लाइन में ये मेमोरी लोकेट हो गई, दूसरी लाइन में जब आप कह रहे हैं ना ए इज इक्वल टू 20, तो बेसिकली 20 ए में स्टोर नहीं हो रहा, 20 स्टोर हो रहा है एक जिस मेमोरी लोकेशन का नाम है ए, उस पर, ठीक है। फिर बी इज इक्वल टू 30 का मतलब है कि जो मेमोरी लोकेशन जिसका नाम बी है उसमें वैल्यू 30 स्टोर होनी चाहिए। और फिर दोबारा आ रहा है, इसका मतलब है कि जो वो मेमोरी लोकेशन जिस पे पहले 20 स्टोर था, अब वहाँ पर 20 को मिटा के 50 स्टोर करो, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है। और इस लाइन का मतलब ये है कि ए और बी जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है उस वैल्यूज़ को ऐड करो, और सी की जो मेमोरी लोकेशन है उस पर इस वैल्यू को स्टोर करो। और ये आखिरी लाइन जो लाइन नंबर 15 है, इसका सादा सादा मतलब ये है कि स्क्रीन पे सी की वैल्यू प्रिंट करो। सी की वैल्यू से मुराद ये है कि सी की लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन पे शो करो। तो इस तरह कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि वेरिएबल वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब अच्छा, इसके लिए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, वही चीज़ दोबारा से मैं कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करने के लिए कि क्या मतलब है कि वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। आप कांस्टेंट के मुतालिक इसको ज़रा कंपेयर करें, तभी आपको समझ में आएगा कि कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती और वेरिएबल की चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू लेट्स से 5 सेमीकोलन, ठीक है।
फिर आप लिखते हैं सी आउट लेट से। अच्छा, इसमें मैं कांस्टेंट भी आपको बताऊंगा और साथ में आप देख लें ए और एंडल, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन सी आउट, ठीक है, और फिर अच्छा मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ और आपको ये लाइन देख लें, इसको आप कॉपी करके इधर पेस्ट करें, ठीक है। ये मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट किया कि आपको कंफर्म हो जाए कि दोनों लाइन बिल्कुल सेम है, ए इक्वल ए एंडल, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे दोनों का आउटपुट चेंज होगा। इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से, ए इज इक्वल टू 5 और इसका आउटपुट आएगा ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए एक वेरिएबल है, इब्तिदा में ए की वैल्यू 5 थी तो आउटपुट 5 आया, फिर ए की वैल्यू चेंज हो गई और फिर उसका आउटपुट 10 आ गया। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। अच्छा, इसमें कोई एरर नहीं है, आप इसका आउटपुट देखिए। अच्छा, इसका नाम है वेरिएबल 2 हमने रखा था तो इसलिए मैंने भी इसको नाम चेंज कर दिया। यहाँ आप देख लें, एग्जीक्यूट करते हैं, ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 है, फिर ए की वैल्यू 10 है। अच्छा, यहाँ दोनों चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ है वेरिएबल ए, इसमें ए की वेरिएबल है ए, उसको हमने यूज़ किया तो ए की वैल्यू इब्तिदा में 5 थी, बाद में ए की वैल्यू 10 हो गई। तो बात ये कंफर्म हो गई कि वेरिएबल की वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक चेंज कर सकते हैं और चेंज हो सकती है। हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या इस प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट्स है? बिल्कुल है। एक कांस्टेंट ये 5 है, ठीक है, एक कांस्टेंट ये 10 है और एक कांस्टेंट और है, अगर आप गेस कर सकें क्या, ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ भी ए इक्वल है और यहाँ भी ए इक्वल, ये वैल्यू यही रहेगी। जब भी आप इसको इस तरह प्रिंट करेंगे यही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये करें ना, लेट से यहाँ पर आपने 99 प्रिंट किया, ठीक है, इधर भी 99 प्रिंट करें, ठीक है। अब आप वही लाइन है लेकिन इसका आउटपुट भी 99 आएगा और इसका भी 99 आएगा, क्योंकि अभी हम कांस्टेंट प्रिंट कर रहे हैं। ये एरर कोई नहीं है, आप देख लें, a इज इक्वल टू 99, b इज इक्वल टू 99। इसका यही मतलब है कि कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान नीचे थी जो है वो रहेगी, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। और वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि इसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के अंदर चेंज करते रहते हैं। तो ये है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह नोट कर लें। आगे जाके हम रेगुलरली आज के बाद वेरिएबल यूज़ करेंगे और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद है और एग्जैक्टली सेम पर्पस के लिए यूज़ होता है। कमाल की बात यही है, सिवाय कुछ लैंग्वेजेस में जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये वो लैंग्वेजेस है जिनमें डेटा टाइप इसको स्ट्रांगली टाइप कहा जाता है कि इसमें आपको डेटा टाइप वेरिएबल का बताना पड़ता है। और कुछ लैंग्वेजेस है जैसे पाइथन हो गया, तो वहाँ पर या विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है, तो वहाँ पर आपको वेरिएबल का टाइप बताना नहीं पड़ता, बल्कि वो इंटरनली कंप्यूटर के जो उनके जो कंपाइलर है या जो इंटरप्रेटर्स है वो खुद ही इसको मैनेज करते हैं। वैल्यूज़ को देख के वेरिएबल का टाइप वो खुद इंटरनली मैनेज करते हैं। तो ये है हमारे आज का प्रोग्राम और आज का टॉपिक वेरिएबल और कांस्टेंट। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।